हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने अपने पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशंस कवर कर लिए थे। आज हम उसी तरीके से ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। आई होप कि आपको पिछला जो फर्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो अच्छे से समझ में आया हो। आई होप कि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नंबर 2। गाइस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वाले लेक्चर का, वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? जैसे कि हमने अपने पिछले जो 10th क्लास है उसमें भी पढ़ा था दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका एक मतलब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक तरीके से होगा, according to Ohm's law, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied, keeping जो भी हमारे एक्सटर्नल कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह, उसको अगर हम कांस्टेंट रखें। तो जैसे कि हमें क्वांटिटी पता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब V इज़ इक्वल्स टू करंट, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I इज़ इक्वल्स टू R। हमें पता है, जैसे कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी विच इज़ I ओवर ए एन ई, एक ये इक्वेशन निकाली थी, और हमने एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी, वो है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टॉर्क। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग, तो मुझे क्या मिलेगा? I ओवर ए एन ई इज़ इक्वल्स टू ई ई टाउ बाय एम। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम, जैसे कि हम जानते हैं, E इज़ इक्वल्स टू बी बाई एल। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा I एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब मैं V अपॉन I को बाहर निकाल लेती हूँ तो वो आ जाएगा एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब तो जैसे कि हम जानते हैं V अपॉन I क्या था? हमारा R। तो अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करूँ तो जो मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। और इससे मेरे को एक चीज़ और मिलती है। मान लीजिए मेरी इक्वेशन नंबर 5 है, तो अगर मेरे को एक रेजिस्टेंस की मतलब फॉर्मूला और पता है, जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर मैं इस वाली 5th और 6th इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मुझे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एम अपॉन ए, सॉरी इट इज़ नॉट ए, इट इज़ एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो गाइज़, यहाँ से हमें अपनी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमें एक चीज़ और कह सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ और एरिया जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, या फिर जो भी इनका मास, चार्ज, जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट होती है। बस इस जो रेजिस्टेंस है वो हमारी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही फैक्टर समझ में आ गए हों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर हम रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट देखना चाहें तो वो होती है ओम्स, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब इसको जो रेजिस्टिविटी है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो गाइस, अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए इंसुलेटर्स हो गया और सेमीकंडक्टर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है
ये जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मतलब कंडक्टर की, कि वो कितना चार्ज अपने अंदर कितना चार्ज फ्लो करा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल इन्वर्स होता है, मीन्स रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, अगर हम सिमिलरली अगर उसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें उसका, तो वो आ जाएगा हमारा कंडक्टेंस। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू। कंडक्टेंस मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसे हमने निकाला था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो वो आ जाएगा A अपॉन रो इंटू एल। तो जो कंडक्टेंस जो है उसको हम G से डिनोट करते हैं, तो ये आ गई मेरी कंडक्टेंस की वैल्यू। सिमिलरली जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी दैट इज़ ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू हमने निकाली थी जैसे M अपॉन M एन स्क्वायर इंटू टाउ। तो कंडक्टिविटी हो जाएगी एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी। नाउ अगर मैं रजिस्टिविटी की यूनिट देखना चाहूँ तो वो हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सिमिलरली अगर मैं कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट देखना चाहूँ तो वो हो जाएगी ओम इनवर्स। आई होप कि आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी समझ में आ गए हों। नेक्स्ट हम चलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जैसे कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी I ओवर ए एन ई, एंड ड्रिफ्ट और जो हमारी जो J है मीन्स करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। तो I अपॉन ए को मैं एक तरीके से लिख सकती हूँ वी डी इंटू एन ई। अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो I अपॉन ए जो हो जाएगा वी डी इंटू एन ई हो जाएगा। तो अब देखो वी डी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ई बाय एम इंटू टाउ। ये भी फॉर्म हमने पढ़ी है। तो हमने 3 फॉर्म पढ़ी हैं, 1, 2 एंड दिस थर्ड फॉर्म। इन्हीं तीनों रिलेशन को यूज़ करके हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म निकालते हैं। तो अगर मैं इस वाली थर्ड इक्वेशन को देखूँ, मीन्स ये मान लीजिए मेरी फोर्थ इक्वेशन को देखूँ, तो ये हो जाएगा I अपॉन ए मीन्स करंट डेंसिटी विच इज़ इक्वल्स टू ई बाय एम टाउ इंटू एन ई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा E होता है वो होता है V बाय ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये मेरा ओवरऑल आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ एम। ई को लिख सकती हूँ वी बाय एल। तो अगर मैं इसको वी बाय एल ना लिखूँ तब भी मेरा ई से अगर मैं इसको सिंपली ई सॉल्व करूँ तो तब भी मेरी जे की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो अभी हमने निकाली थी कंडक्टिविटी की वैल्यू दैट विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी और दिस एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये मेरा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम जो है वो मेरा है सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे जो है मतलब करंट डेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मेरी जो है वो आ गई एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आई होप कि आपको ये फॉर्म समझ में आई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का वेरिएशन विद साइज। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरिएशन करता है अगर उसके सामने कंडक्टर हो या फिर एक इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं, बट उससे पहले चलिए अब देखते हैं। उससे पहले हम एक क्वांटिटी या फिर एक इक्वेशन और पढ़ते हैं जो कि है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन। तो जैसे कि अभी हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, रेजिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और रो को हम लिख सकते हैं मतलब रेजिस्टेंस को हम सिंपली वर्जन में लिख सकते हैं एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ।
तो जैसे मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, जो ड्रिफ्ट मतलब VRMS वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जितनी इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब होगा जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है पर सेकंड वो भी इंक्रीज़ करेगी, फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ करेगी, जिससे क्या होगा, जो टाउ है वो कम हो जाएगा। जैसे कि टॉक आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाउ के। अगर मैं टॉर्क को मीन्स जो टाइम इंटरवल है उसको अगर मैं डिक्रीज़ करूँगी तो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस delta, it means change in resistance, is also directly proportional to this initial of resistance। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं ऐड करूँ या फिर सॉल्व करूँ तो मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर नॉट डेल्टा टी। तो इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के आई है और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा आर नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि जो अल्फ़ा मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी होगी, मीन्स जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो डिफाइंड होता है चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स अगर मैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊँगी उतना ही मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। अगर हम अल्फ़ा की ऐसे यूनिट देखना चाहें तो वो होती है C इन्वर्स K इन्वर्स, मीन्स कूलम इन्वर्स इंटू दिस केल्विन इन्वर्स। जो अल्फ़ा है वो डिपेंड करता है, अल्फ़ा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, की सब्सटेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये क्या है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को यूज़ करूँ आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेटल के लिए, फॉर मेटल जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मींस कंडक्टर, और फॉर इंसुलेटर्स अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, मेटल के लिए मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा इनिशियल टेम्परेचर से, और इंसुलेटर्स के लिए मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमेशा छोटा होगा इनिशियल रेजिस्टेंस से। इस मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा और इनिशियल से इन केस ऑफ मेटल्स, एंड इनिशियल इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द फाइनल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। मेटल्स के लिए बनाना चाहूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये है मेरा आर टी, इनिशियल टेम्परेचर और टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, बट ये कर्व कुछ टाइम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा रोटेट होता जाएगा अपने प्लेस से, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ टाइम की वजह से। नेक्स्ट अगर मैं इसका इंसुलेटर्स के लिए बनाऊँ, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये मेरा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में है कर्व, एंड दिस कर्व इज़ बिटवीन आर नॉट एंड दिस टेम्परेचर। मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इनिशियल मतलब जो टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है, वो डिक्रीज़ करेगा। अब हम पढ़ते हैं इस पर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। सो गाइज, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मीन्स कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू तो हाई है बट वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के चेंज होने पे वो कांस्टेंट ही रह रही है। तो इसके लिए उसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू मीन्स जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम होना चाहिए, और जो रजिस्टिविटी है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए। एंड अलॉयज़ आर यूज्ड टू मेक दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर कि इनका डिक्रीज़ क्यों होता है। गाइस, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का,
तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। डिसोसिएट करने की वजह से जो उनकी चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ रही है। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो जो हमारा जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए जो हमारा ग्राफ या कर्व आता है वो रिवर्स आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव स्लोप के साथ आता है। अगर हम सॉल्यूशन जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें, अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आयनिक जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट कम हो पाएगा, मींस विस्कोसिटी बढ़ेगी, और विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो इसमें टॉर्शन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें जो टॉपिक है वो है चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर हम उसकी लेंथ या एरिया में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ या एरिया चेंज कर रहे हैं तो उसकी रजिस्टिविटी भी रजिस्टेंस चेंज होगा, बट उसकी रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ और एरिया पे। मीन्स रजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब इसमें टॉपिक है हमारा, अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को चेंज करें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन है, चलिए हम करते हैं वो। देखिए, ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और एरिया जो है वो A है। ये मान लीजिए दूसरा कंडक्टर है, इसकी एरिया A' है और लेंथ जो है वो L' है। अगर मैं लेंथ L1 मतलब दोनों को कंपेयर करूँ तो L' मान लीजिए n टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, एंड A' हो जाएगा वो हो जाएगा A टाइम्स ऑफ n। मीन्स जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर था, अगर मैंने उसको स्ट्रेच किया तो जो उसकी लेंथ है वो तो n टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, बट मान लीजिए ये एरिया जो है इतना, पहले इतना एरिया था मान लीजिए, अगर मैं उसको स्ट्रेच करूँगी तो वो इतना मतलब कम एरिया बचेगा, तो इसलिए जो एरिया होगा वो A/n हो जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा रोल्ड L'/A', एंड अगर मैं A' और L' की वैल्यू लगाऊं तो वो हो जाएगी A/n विच इज़ इक्वल्स टू n² रो L/A। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा n² टाइम्स ऑफ दिस ओल्ड रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया हो। ये इसका एक चीज़ और कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। तो अगर हम किसी क्वेश्चन में लेंथ पूछी है तो हम उसको L'=n² L से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। इससे जो क्वांटिटी लेंथ की चेंज होने से आ रही है रेजिस्टेंस पे, वही क्वांटिटी आएगी। तो आई होप कि आपको लेंथ का रिलेशन और रेजिस्टेंस का रिलेशन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका कलर कोडिंग पोर्शन। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।